नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपने 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए अपने जो आज अध्ययन कर जा रहे हैं वो क्रांति के दो प्रमुख बिंदुओं के बारे में, जिसमें एक 1857 की क्रांति की प्रकृति या स्वरूप, यानी क्रांति की प्रकृति क्या थी या स्वरूप क्या थी। यहाँ से तात्पर्य है यहाँ की क्रांति की राजनीतिक या यथार्थ दृष्टिकोण या सामाजिक दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर जो स्वरूप से तात्पर्य है क्रांति की उग्रता, जो विध्वंसकारिता या संरचनात्मकता से। तो यहाँ पर परिणाम के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि क्रांति के क्या क्या परिणाम निकले थे। इन दोनों बिंदुओं से दो प्रश्न अच्छे बनते हैं और जो आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो जरूर समझ आओगे। प्रकृति या स्वरूप की यदि बात करें तो कई जो इतिहासकार या विद्वान हैं जिन्होंने इस क्रांति को जन विद्रोह का नाम दिया। साहब किसका नाम दिया है? जन विद्रोह का नाम दिया। बड़ा ही सरल है, याद रह जाएगा। जन विद्रोह इस क्रांति को किसने कहा है? तो जन विद्रोह जो कहता है वो है जी जॉन ब्रूस नॉर्मन। जॉन ब्रूस नॉर्टन है जी। जॉन ब्रूस नॉर्टन ने इसे क्या कहा है? इसको क्रांति को जन विद्रोह का नाम दिया। हालांकि कुछ विद्वान हैं जो इनको क्या कहते हैं जी, मुस्लिम विद्रोह की संज्ञा देते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साहब। और इस क्रांति को मुस्लिम विद्रोह किसने कहा है? तो नाम आएगा आउटरम ने इसको क्या कहा है? मुस्लिम विद्रोह का। 1857 की क्रांति को मुस्लिम विद्रोह। उसके बाद में आता है जी सैन्य विद्रोह। यानी किसने कहा था 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह है या ये सैनिकों का या सैन्य विद्रोह है? तो इसमें नाम आते हैं साहब, एक तो नाम आता है लॉरेंसन का, लॉरेंसन ने। एक नाम आता है साहब सिल्ले का, और एक नाम आता है ट्रेवेलियन का। इन्होंने इसको क्या कहा है? सैन्य विद्रोह का। ट्रेवेलियन, सिल्ले और लॉरेंस। अब जो क्रांति थी, इस क्रांति से पूर्व बात करें तो अपन जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज भारतीय सभ्यता पर कुठाराघात कर रहे थे, उसको नुकसान पहुंचा रहे थे और जो एक तरह से बर्बर नीति अपना रहे थे। यहां से आप याद रखना, एक विद्वान ऐसा भी है जिसने कहा सभ्यता व बर्बरता के मध्य का युद्ध। यानी उनका मानना है कि जो 1857 की क्रांति है वो क्रांति सभ्यता व बर्बरता के मध्य का युद्ध है जी। सभ्यता व बर्बरता के मध्य का युद्ध बताया है 1857 की क्रांति को। और ये सभ्यता व बर्बरता का युद्ध बताने वाले की बात करें तो होम्स। किसने बताया साहब? होम्स ने। उसके बाद अपन जो याद ध्यान रखें कि पंडित जो जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तो कहा है सामंत शाही विद्रोह। कैसा विद्रोह साहब? ये सामंत शाही विद्रोह था। ये बात किसने कही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही है, सामंत शाही विद्रोह। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू एक बात और कहते हैं, इस सैनिक विद्रोह के विपक्ष की बात बता सकते हैं। उसको क्या कहते हैं कि ये सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था। 1857 की जो क्रांति है ये क्रांति सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक थी, जो जन विद्रोह के माध्यम से, किसके माध्यम से साहब? जन विद्रोह के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता संग्राम तक पहुंच गया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम तक पहुंच गया। ये बात कौन कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसकी प्रकृति या स्वरूप के बारे में एक तो इसने कहा है सामंत शाही विद्रोह था, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ये सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था, जो जन विद्रोह के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता संग्राम तक पहुंच गया था। उसके बाद में अपने एक जो आर.सी. मजूमदार है, रमेश चंद्र मजूमदार, आर.सी. मजूमदार हैं, जिनको पहले इस क्रांति का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु उनके बाद में इनके स्थान पर एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन को जो क्रांति का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया जाता। और यही क्रांति के सरकारी इतिहासकार है साहब सुरेंद्रनाथ सेन है, ठीक है। परंतु अपन आर.सी. मजूमदार की बात कर रहे हैं। रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं न तो ये कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, न ये राष्ट्रीय था, न कोई सैन्य विद्रोह था, न
कुछ नहीं था। ये बात कौन कहता है? आरसी मजूमदार कहता है। तो प्रकृति व स्वरूप में जन विद्रोह है, जॉन ब्रूस नॉर्टन ने कहा है। मुस्लिम विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट है, आउटरम ने कहा साहब। सैन्य विद्रोह इसने लॉरेंस सिल्ले व ट्रेवेलिन ने कहा है। सभ्यता व बर्बरता के मध्य का युद्ध होम्स ने बताया है। सामंतशाही विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। उसके बाद में सामंतशाही के साथ जवाहरलाल नेहरू ये भी कहते हैं ये सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था, जो जन विद्रोह के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता संग्राम तक पहुंच गया। आरसी मजूमदार कहते हैं ये न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय विद्रोह था, न ही कोई ये सैन्य विद्रोह था, यानी कुछ नहीं था। ये बात कौन कहता है? आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। प्रकृति व स्वरूप के बारे में यदि सबसे बड़ा नाम आता है तो वो सबसे बड़ा नाम है साहब विनायक दामोदर सावरकर का, वीडी सावरकर। और यहां से क्वेश्चन बनता है। वीडी सावरकर थे वो 1907 की बात है साहब। 1907 में जाते हैं जी लंदन। लंदन में गए थे ये इंडिया हाउस में, लंदन का इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना करने वाला कौन था यदि कोई पूछे तो हम बता देंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और इस इंडिया हाउस की स्थापना करने के पीछे श्यामजी कृष्ण वर्मा का उद्देश्य था जो भारतीय यहाँ पर शिक्षा, जो छात्र शिक्षा ले रहे हैं उनको भारतीय जो राष्ट्रीयता उनमें विकसित करनी या भारतीय स्थिति के बारे में वहां पर अवगत कराना, ये इस इंडिया हाउस का उद्देश्य था। तो उसमें पहुंचते हैं वीडी सावरकर सन 1905-6 में पहुंच जाते, परंतु सन 1907 में इसी इंडिया हाउस में, ध्यान रहे 1857 की क्रांति को कितने वर्ष हुए हैं अभी तक? 50 वर्ष। तो यहाँ पर अर्ध शताब्दी वर्ष मनाया गया था या अर्ध शतक वर्ष मनाया क्रांति का। किसने? वीडी सावरकर ने। और यहाँ इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। क्रांति क्या है साहब? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये एक सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन है। 1857 की क्रांति क्या है? सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन का नाम किसने दिया? वीडी सावरकर ने दिया। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया? वीडी सावरकर ने बताया जी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नाम से, 1857 के नाम से ये बुक भी लिखते हैं कौन? वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का या सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन कहने वाले इस कथन का जो समर्थन करते हैं वो एक तो करता है सा एस.एन. सेन। एस.एन. सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन, जो 1857 की क्रांति के कौन थे? सरकारी इतिहासकार। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है जी 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो वो सुरेंद्र नाथ सेन है। इसको प्रथम में राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा या सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दी है? वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। इसके अलावा इनका समर्थक करता है साहब अशोक मेहता भी इसी कथन का समर्थन करता है। हालांकि ये नहीं कि इंग्लैंड वाले ने इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा ही नहीं दी थी। एक नाम आता है बेंजामिन डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली भी मिल जाएगा या डिज़रायली मिल जाएगा। और बेंजामिन डिज़रायली या डिज़रायली ने भी भारत की 1857 की जो क्रांति थी इसको राष्ट्रीय आंदोलन की या प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी है। किसने? बेंजामिन डिज़रायली भी। तो या कह सकते हैं कि वीडी सावरकर के कथन के पक्षधर, हालांकि बेंजामिन डिज़रायली ने यह बात पहले ही कह दी थी, राष्ट्रीय आंदोलन ही इसको कहा। किसको? 1857 की क्रांति को। तो 1857 की क्रांति के जो प्रकृति या स्वरूप के जो बात करें तो कई सैन्य विद्रोह बताते हैं, कई इसको क्या बताते हैं साहब? मुस्लिम विद्रोह बताते हैं, जन विद्रोह बताया गया, सभ्यता व बर्बरता के मध्य का युद्ध, सामंतशाही विद्रोह, सैन्य विद्रोह से बढ़कर या प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद में क्रांति के यदि अपन परिणामों की बात करें तो क्रांति के परिणाम तो काफी थे, परंतु मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं। क्रांति के परिणाम नंबर 1, कंपनी शासन का अंत हो गया था साहब। इसी 1857 की क्रांति के बाद कंपनी शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। और कंपनी शासन का अंत करके जो भारत का प्रशासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में या महारानी अपने हाथों में ले लेती है साहब। और महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और उस के बाद में महारानी विक्टोरिया ने इस समय
जो 1858 का घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसे महारानी का घोषणा पत्र या विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसे 1858 भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता था। भारत शासन अधिनियम कह दो, विक्टोरिया का घोषणा पत्र या महारानी का घोषणा पत्र। विक्टोरिया या महारानी के घोषणा पत्र भारत में इलाहाबाद से सुनाया गया था 1 नवंबर 1858 में। जो महारानी का घोषणा पत्र था, इसको कहाँ सुनाया जाता था? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में इसको किसने पढ़ा था? तो इलाहाबाद में पढ़ेगा उस समय का जीजी, यानी क्रांति के समय का जीजी कौन है? लॉर्ड कैनिंग। यानी भारत में इसी क्रांति के बाद में 1858 भारत शासन अधिनियम लागू होता है। इस अधिनियम की यदि कुछ बातें अपन देखें तो इस अधिनियम के तहत एक तो ये गवर्नर जनरल का पद था, ये समाप्त कर दिया गया और इसके साथ क्या बना दिया गया? इस पद को वायसराय। और भारत का प्रथम वायसराय किसको बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया जाता है। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एक तो था बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो वो तो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था साहब? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। उसके बाद में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स है साहब, लॉर्ड नहीं है, लॉर्ड तो बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया था इसी पद को। इसको कब बनाया गया? 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत ये बनाया जाता है। था कौन? तो लॉर्ड बेंटिंग। कब बनाया गया था लॉर्ड बेंटिंग को? तो 1833 के भारत चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। इसी गवर्नर जनरल पद को बाद में क्या बना दिया? वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। तो यह भी ध्यान रखना, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है, भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंग है, भारत का वायसराय कब बनाया गया? 1858 में बनाया जाता है। तो वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, इसके तहत एक तो वायसराय पद को सर्जित किया गया था, कैनिंग समाप्त कर दिया जाता है। भारत में इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी थी, शासन संभालती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी, इनको समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी था एक, इसको दोनों को समाप्त कर दिया गया था। यानी 1858 के शासन अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी व बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है और इनके स्थान पर 15 सदस्य एक परिषद का गठन किया गया था। 15 सदस्य ही एक परिषद बनाई जाती है सा, और इसको इंडिया काउंसिल नाम दिया गया। इंडियन काउंसिल, क्या नाम दिया गया? इंडियन काउंसिल नाम दिया गया, जो 15 सदस्यों की परिषद थी। इसका काम क्या होगा? महारानी के अधीन रहेगी ये, और इसमें जो भारत का प्रशासन संभालेगी। और इस इंडियन काउंसिल जो थी, इसका सभापति था वो भारत का सचिव कहलाता था। क्या जी? भारत का सचिव। और भारत का क्या कहलाता था? सचिव। और भारत का प्रथम सचिव भी कब बनाया जाता? 1858 में। सचिव की बात करें तो चार्ल्स वुड को भारत का प्रथम सचिव बनाया गया था। वुड डिस्पैच घोषणा पत्र शिक्षा से संबंधित है साहब, 1854 की बात है वो तो, परंतु चार्ल्स वुड को भारत का सचिव कब बनाया गया? 1858 में। तो दोबारा समझ सकते हैं, 1858 के तहत कंपनी शासन का अंत करके महारानी विक्टोरिया ने प्रशासन अपने ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया था, जिसके तहत उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का समापन कर देती है। 15 सदस्य एक परिषद का गठन किया गया, जिसको इंडियन काउंसिल नाम दिया जाता है साहब। इंडियन काउंसिल का सभापति क्या कहलाया? भारत का सचिव। और भारत का प्रथम सचिव चार्ल्स वुड बना था। कौन था? वुड। उसके बाद में जीजी गवर्नर जनरल के पद को वायसराय, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। हालांकि भारत का गवर्नर जनरल कौन आ जाएगा? बेंटिंग आ जाएगा 1833। उसके बाद में यदि परिणाम की बात करें तो एक तो सबसे बड़ा परिणाम ये था। दूसरे यदि परिणाम की बात करें तो इस दौरान जो इंग्लैंड या कह सकते हैं ब्रिटेन ने या अंग्रेजों ने एक सैन्य सुधार किया था। क्या किया था साहब? सेना में सुधार किया।
सैन्य सुधार के तहत एक कमीशन का गठन किया जाता है जिसे कहा जाता है पिल्ले कमीशन या पिल्ले आयोग। और इस पिल्ले आयोग ने 1861 इस पिल्ले आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट के माध्यम से जो सेना में सुधार ये किया गया, भारतीय जो सैनिक थे उनमें तो कर दी कटौती और जो अंग्रेजी सेना है उसको बढ़ा दिया गया था, क्योंकि भारतीय सैनिक कम होंगे, अंग्रेज सैनिक अधिक होंगे, तो ऐसा विद्रोह दोबारा नहीं हो, इसलिए इस पिल्ले कमीशन आयोग के माध्यम से यानी इसकी रिपोर्ट के माध्यम से सैन्य सुधार किया जाता है। भारतीय शासक वगैरह थे उनकी नीति, उनके प्रति जो नीतियां थी उनमें बदलाव किया गया। भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार दे दिया, जो पहले झांसी में जो से प्रथा जो गोद निषेध नियम के तहत डलहौजी ने हड़पा था, तो गोद वगैरह ले सकते हो आप, ठीक है जी, उनको अधिकार दे दिया था भारतीय शासकों को। यहां पर अब फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो 1857 की क्रांति एक तरह से सांप्रदायिकता को लेकर ही भड़की थी, धर्म को लेकर भड़की थी, इसलिए यहाँ पर हिंदू व मुसलमानों में बंटवारा किया जाता है। फूट डालो व राज करो की नीति 1857 के बाद में ज्यादा विकसित होती है। हालांकि इनकी नीतियां तो शुरुआत से ही थी, जो मराठों को व सिखों को या कह सकते हैं टीपू सुल्तान को अलग अलग करके ये जो अंग्रेज थे इनके साथ युद्ध करते हैं, परंतु फूट डालो व राज करो की नीति को बढ़ावा इसी क्रांति के बाद में मिलता है। इससे पहले अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे अंग्रेज, और अब साम्राज्य विस्तार नहीं कर रहे हैं, साम्राज्य विस्तार पर क्या लगा दी, सा रोक लगा दी। अब आज के बाद में हम कोई भी अंग्रेज हैं वो अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करेंगे। साम्राज्य विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण बढ़ावा मिलता है। किसको मिलता है जी? आर्थिक शोषण को बढ़ावा मिलता है, और जो धन निष्कासन की नीति यहाँ इसके बाद में अपनाई जाती है, धन का निष्कासन करना, या कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड के मार्केट थे वो भारत में स्थापित करना इसके बाद में। 1857 की क्रांति वो है जिसने फिर आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला था। राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा किसके माध्यम से मिलता? क्रांति के माध्यम से। जवाहरलाल नेहरू के कथन से समझ सकते हैं ये सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था, जो जन विद्रोह के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम का रूप ले लेता है। और यही अपने आज दो अपने बिंदु थे जिसमें 1857 की क्रांति के प्रकृति या स्वरूप की चर्चा की, तो क्रांति के परिणामों की चर्चा। इसी के साथ अपने जो क्रांति 1857 भारत के संदर्भ में यही कंप्लीट होती है। जिस किसी को पसंद आए लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।